अपनी बैठे तो आप एडमिशन ले लिया आपने? मुझे फीस लोग भी सेंड कर देना और मैसेज भी कर देना। हाँ। अच्छा बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं जी इसको। अभी ओएस नहीं, ओएस मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था यार, अभी स्टार्ट किया है। ठीक है। और मैं अपना मल्टीमीडिया का कोई इशू सॉल्व कर रहा था। अच्छा बच्चों, कल हमारा हो गया था इंट्रोडक्शन इस कोर्स के हवाले से। आज हमने जो बात करनी है वो ये करनी है कि पहला टॉपिक लेते हैं, डेटा की टाइप्स क्या क्या हैं। देखिए, कोर्स है ही बेसिकली डाटा पे बेस करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। और मतलब कि जो मेरा अपना हंच है वो ये है कि ये जो है आपका बड़ी आसानी से इन टच हो जाएगा, बड़ी आसानी से आपका जो है ये एमसीक्यूज में एक आधा टॉपिक इसमें से एड्रेस हो जाएगा आज के ही लेक्चर से इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर। डाटा की इंपॉर्टेंस पे कल हमने बात की थी कि एक कंपनी जो है वो सिर्फ डेटा की खातिर दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेगी और फिर उसको कंटिन्यूटी में अगली कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल जिलेट को अक्वायर करती है उस डाटे के लिए जो कि कोवरगेट के पास है। कल हम ये बात कर रहे थे। और इन दी एंड सिक्योरिटी अक्वायर करती है किस लिए? सिर्फ डाटे में। अब हम जो शुरू कर रहे हैं, हमारा जो कोर्स जहाँ से स्टार्ट होता है वो बहुत बेसिक है। वो बहुत बेसिक है जहाँ से हम, थैंक यू, जहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात बच्चों ये है, देखिए कि डेटा हम रॉ फैक्ट्स को कहते हैं। उसकी वजह ये है कि जब डेटा हमारे पास आता है, हमें ये तो पता होता है कि हम इसको रेलेवेंस के लिए ला रहे हैं, लेकिन हमें ये गारंटी नहीं होती कि हमारा इश्यू सॉल्व करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी जो डीएसआर की बुक है वो आपके लिए डेटा है। आप कहेंगे सर वो क्यों? मैं कहूंगा इसके अंदर रॉ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन क्या ये सारे रॉ फैक्ट्स पेपर में आएंगे? आप कहेंगे नहीं। इसकी बिब्लियोग्राफी आएगी? नहीं। इसके कंटेंट पेज आएंगे? नहीं। लेकिन वो क्या है कि वो रॉ फैक्ट है, इसमें से कुछ हमारे काम का है, कुछ हमारे काम का नहीं है। तो जहाँ जहां पे भी कोई ऐसी चीज हो जिसमें से कुछ हमारे काम का हो कुछ ना हो, हम उसे कहते हैं ये डेटा है और ये रॉ फैक्ट्स है। और रॉ फैक्ट्स कहने का मतलब ये है कि अभी हमें इसमें से अपने काम की चीज कलेक्ट करनी पड़ेगी। जिस पेज रेफरेंस पे हम जाना चाहते हैं, हम कंटेंट पेज में जाएंगे, वहां से नंबर ढूंढेंगे और फिर उस पे जा सकेंगे। ये एक प्रोसेस है पूरा। लेकिन तमाम वो फैक्ट्स जो हमने कलेक्ट किए इसलिए कि उससे हमने अपना कोई मसला हल करना है, हम उसे कहेंगे अरे रॉ फैक्ट्स हैं। अब हम इसे कहते हैं कि ये डिटेल्स कलेक्टेड फ्रॉम फॉर्म। ये फॉर्म से हम डिटेल कलेक्ट करते हैं। फॉर्म का मतलब क्या हुआ? आमतौर पे आपने देखा होगा जितने भी बीएस लेवल के बच्चे हैं, एमएस लेवल के बच्चे हैं, वो एक रिसर्च थीसिस लिखते हैं। उस रिसर्च थीसिस में वो एक क्वेश्चनर लेके जाते हैं, और जिसके पास लेके जाते हैं उसको कहते हैं रिस्पोंडेंट। तो हमेशा डेटा जो है वो किसमें आता है? एक फॉर्म में आता है, रॉ फैक्ट। फिर हम उसमें से अपने काम की चीजें स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की मदद से निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेटा रॉ फैक्ट है जिसमें से हम अपनी डिटेल कलेक्ट करते हैं फॉर्म में। अब अगर आप देखें कि डेटा ऑब्जर्वेशन में होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब मैं आपको यूं बता सकता हूं कि जैसे नेस्पाक की जिम्मेदारी लगाई जाती है कि आप हमें ये बताएं कि ये जो सड़क है इस पर बहुत ज्यादा रश होता है, तो आप हमें ये बताएं कि इसका हल क्या करें। वो कहते हैं अच्छा, हमें ये देखना पड़ेगा रश किस टाइम पे होता है। वो अपने ऑब्जर्वर भेज देंगे। वो ऑब्जर्वर क्या करेंगे? वहां खड़े हो जाएंगे सारा दिन, और वो कंक्लूड करेंगे कि सर सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक इतनी गाड़ियां गुजरी जो सबसे ज्यादा थी। फिर 1 बजे से लेके 6 बजे तक बहुत ज्यादा गाड़ियां गुजरी, और बाकी दिन रूटीन में गुजर गए। तो ये क्या? ये ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहाँ हर गाड़ी वाले को रोक के आप कुछ पूछ नहीं सकते। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन ने ये बता दिया
कि यहाँ करीबी कोई स्कूल्स हैं, यहाँ करीबी कोई कॉलेजेस हैं और ऑफिसेज हैं, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर सड़क पर जो है रश ज्यादा हो जाता है सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त और शाम के वक्त। ये सारी किससे आहस की हमने? देखने से। वहां खड़े हो गए, हम देखते रहे, तो डेटा ऑब्जर्वेशन से भी आहस किया जाए। जब हम किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो पहला काम हम ये करते हैं कि अभी थोड़ा ठहरो, जरा असेंबली लाइन के फ्लोर के ऊपर खड़े होके देखो क्या हो रहा है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ पता लगता है कि किसने आके किससे कुछ कमेंट किया, फिर उसने क्या किया, तो काफी सारी बातें आपको देखने से पता लगती हैं। तो डेटा अक्सर ऑब्जर्वेशनल होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे आप यूं समझ लो कि मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी जाता हूँ ना, तो वहां पर अक्सर मैं स्टूडेंट्स में कुछ ट्रेंड्स देखता हूँ। मुझे ऑब्जर्वेशन से ही पता लग जाता है कि जी जनरेशन ये जी जनरेशन और फ्रैंकली स्पीकिंग, हम जो टीचर्स हैं वो जी जनरेशन को इतना अच्छा समझ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हम इतना अच्छा समझ नहीं सके। हम जी जनरेशन को भी वैसे ही डांटते हैं जैसे हम इससे पहले वाई और एक्स के साथ डील करते थे। वाई और एक्स के ये हालात थे कि गलती करने पे बच्चे को इतना मर्जी डांट दो, लोगों के सामने वो माइंड नहीं करता था। जी जनरेशन काफी हसास है। अब मुझे बताएं, मैंने जी जनरेशन के लोगों से बात की है? नहीं, ये मेरी क्या है? ऑब्जर्वेशन है। तो डेटा अक्सर इंसान को कैसे पता लग जाता है? ऑब्जर्वेशन से। दूसरी चीज डेटे में होती है मेजरमेंट। अब वो मेजरमेंट क्या हो सकती है कि वही नेस्पा के लोग हैं, वो मेजर करते हैं कि कितनी विड्थ पे कितनी लेन बनती हैं और एक लेन बढ़ाने से रश में कितनी कमी आती है। ये मेजरमेंटल एस्पेक्ट है उसी डेटे का, कि मेजर करके उन्होंने देखा कि एक लेन बढ़ाने से कितना फर्क पड़ता है। अब चाइनीज जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर जो सेंट्रल बैरियर होता है जो रोड को सेपरेट करता है वो मूवेबल कर दिया। क्योंकि क्लियर बात है कि सुबह के वक्त जाने का रश ज्यादा होगा और शाम के वक्त आने का ज्यादा होगा, तो जाने वाली दो लेन सुबह बढ़ा देते हैं, बैरियर को एक मशीन से इधर कर देते हैं, और शाम के वक्त आने वाली दो बढ़ा देते हैं। तो दैट वर्क्स अ लॉट। कितनी कॉस्ट सेव हो गई, उतनी लेन बढ़ाने की कितनी कॉस्ट होगी। तो दिस इज व्हाट हैपन। ये सबसे पहले हमारे इधर मोटरवे में हुआ था। वो देखते हैं आने वाले बात कर, वही टोल टैक्स जो जो क्या हम क्या कह सकते हैं, टोल कलेक्शन टोकन होते हैं, वो डेस्क वो बढ़ा देते हैं, उधर से ज्यादा आ जाते हैं लोग। राइट जी। अच्छा, अब आ जाते हैं आप रिसर्च। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन भी आपने ले ली, आपने लेन का सिस्टम भी ले लिया, लेकिन सारा कुछ ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज की? रिसर्च की। तो रिसर्च हम उस वर्क को कहते हैं जिसके अंदर हम ढूंढ कर कोई डेटा करें, यानी कि डेटा माइनिंग से कुछ निकाल कर लाएं और उस पर कोई प्रोसेस करें, और प्रोसेस को किसी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क के ऊपर रखते हुए उससे कोई चीज क्या करें बच्चों? कंक्लूड कर दें। उससे कोई चीज कंक्लूड कर दें। कि जैसे मिसाल के तौर पे हम इसी सड़क का सेवरल ऑफ ईयर्स का डाटा ले आते, सेवरल ईयर्स का डाटा ले आते, तो हम आपको आफ्टर रिसर्च ये बता सकेंगे कि इसके गिर्दोनवा में ऑफिसेस और स्कूल्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हमने गाड़ियां गुजरती देखी और उससे डाटा हासिल कर लिया कि कितने वक्त में कहाँ पे ज्यादा रश होता है। हमने मेजरमेंट करके अंदाजा किया कि कितने विड्थ सड़क की बढ़ाएं तो कितने लोग एडजस्ट हो जाते हैं। और हमने पिछले सालों का डाटा और आज का डाटा कंपेयर करके ये आहस कर लिया कि यहाँ कितनी तेजी से ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है और हमें आगे क्या करना चाहिए। तो वो कहता है ये सब चीजें इट कैन बी फर्म इन नंबर, टेक्स्ट, इमेज आर अदर इंफॉर्मेशन। ये सब कुछ
इमेज की शक्ल में भी हो सकता है, जैसे हम ड्रोन भेज के ऊपर से देखते हैं, सुबह की पिक्चर, दोपहर की पिक्चर, रात की पिक्चर कंपेयर कर लें। तस्वीर भी आपको बताएगी कि जैम पैक कब हुआ और रूटीन रनिंग कब चल रही थी और सड़क खाली कब थी। पिक्चर भी हेल्प कर सकती है, इमेजेस भी कर सकते हैं। और डाटा नंबर में भी होता है, टेक्स्ट में भी होता है। जैसे देखिए आपका नाम टेक्स्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है, लेकिन आपके मार्क्स वो नंबर में। क्या हाल है बच्चों? और अदर इंफॉर्मेशन में इसी सीएफई के फॉर्म के ऊपर आपकी पिक्चर भी लगी हुई है। तो यहाँ इमेज डाटा भी है, यहाँ नंबर डाटा भी है, और यहाँ टेक्स्ट डाटा भी है। सही हो गया बच्चों? यूजफुल इंसाइट क्या है, हम इसके एनालिसिस से क्या निकाल लेंगे? तो जिस एग्जांपल को मैं लेके चल रहा हूं, अगर मैं उसी को देखूं तो हम फैसला कर सकेंगे कि अगले चंद सालों तक हमें कितने अंडरपास चाहिए होंगे, अगले चंद सालों तक हम कितने ओवरहेड चाहिए होंगे। राइट बच्चों? इसी तरह हम फैसला कर सकेंगे कि बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है। जैसे आप देखिए सीएफई का डाटा हम एक दिन देख रहे थे, तो उससे हमने एक बिहेवियर चेंज देखा। वो क्या कि अब एक बिहेवियर ये है कि बच्चा कैफ क्वालिफाई करके सीधा जाता था आर्टिकल के लिए। रवैये में थोड़ा चेंज देखा है। वो क्या होना तो ये चाहिए कि नई स्कीम के मुताबिक वो अपनी आर्टिकलशिप को डिलीट कर ले और सी फैप में चला जाए। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बच्चे एग्जम्पशन लेके एसीसीए में जा रहे हैं कैफ के पास, सिर्फ चंद पाउंड दे। ये क्या चेंज आया? पता चला कि बच्चा आर्टिकलशिप पे भी गया है, साथ एग्जम्पशन भी लेनी है। तो एडवांटेज ये होगा कि सीए क्वालिफाई करते करते थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लग सकता है। तो उसने ये स्कीम खेली कि मेरे 9 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, 4 पेपर मैं दूंगा एंड आई विल क्वालिफाई, एसी से क्वालिफाई कर लूंगा। ठीक है? और आई थिंक 7 एग्जाम्प्ट होंगे, मैं 6 पेपर दूंगा, मैं एसी से क्वालिफाई कर दूंगा। अब जब वो एसी से क्वालिफाई कर जाएगा सिर्फ चंद पाउंड देने से, और उसके जो पेपर एग्जाम्प्ट हो रहे हैं उसकी फी भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? ड्यूरिंग द आर्टिकल एसी से क्वालिफाई कर चुका होगा पहले 2 साल में ही, और जो पेपर वो एसी से के देगा केस स्टडी बेस, वही पेपर उसने देने हैं सी फैब में। और एसीसी का लिटरेचर भी ऑर्गेनाइज है, तो एक तरह से वो एक शॉर्ट कोर्स करके भी निकल जाएगा, एक डिग्री भी ले जाएगा। और उसके बाद अगर उसने जंप करना है आर्टिकलशिप के फौरन बाद, तो एसीसी की बेस पे वो फॉरेन कंट्री में चला जाए, वहां बैठ के सीए की तैयारी करके आगे पेपर दे दे, या दुबई वगैरह से ऑनलाइन दे दे। आर टू मेनी ऑप्शंस। तो ये क्या है? ये बिहेवियर को हमने चेंज देखा है कि ये पहले बिल्कुल नहीं था। पहले सिंपल बच्चा नाक की सीध में चलता था, अब बच्चा इंटेलिजेंट होता जा रहा है कि पैरेलल अपॉर्चुनिटीज को भी अवेल कर रहा है। क्या हाल है बच्चों? तो ये क्या है? चेंज इन बिहेवियर। देन यू सी, अगर आप देखें इससे हमें स्ट्रेटेजी गाइडेंस की मदद मिल रही है। तो हमने क्या किया कि सीएफई में जिस तरह एसीसीए था, हमने उसे मजीद सिस्टमेटिक कर दिया। एक बंदा तो सिर्फ इसके लिए अपॉइंट किया हुआ है कि अगर कैफ क्वालिफाई इधर आना चाहे तो एक बंदा बैठा है, वो आपकी सिर्फ क्या करेगा? एग्जम्पशन क्लेम करेगा, आपको लेके देगा, आपको खपने की जरूरत नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी गाइडेंस कहां से मिली? एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा ने हमें बताया कि यार इसको इस तरह से चलाया जा सकता। राइट जी? सो डेटा हमें ऑब्जर्वेशन भी देता है, टेक्स्ट डेटा भी देता है, इमेज डेटा भी देता है, लेकिन फायदा हमें क्या होता है? हमें बिहेवियर समझ आता है कंज्यूमर का, हमें उसके मुताबिक उसकी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके मुताबिक हम फैसले लेने की पोजीशन में। अच्छा बच्चों, अब आ जाता है सिंस डेटा कम इन मेनी फॉर्म, तो हमें डेटा की क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। क्योंकि हमने डेटा को होल्ड करना है, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जैसे घरों में होता है ना, कपड़ों की अलमारी क्या होती है? अलग होती है। ठीक है जी? अच्छा, और जूतों की अलमारी अलग होती है। तो हमें डेटा को भी इसी तरह होल्ड करना है, क्योंकि कल को वही डेटा हमने क्या करना है, उसको हमने उसकी सोर्स के मुताबिक ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। नतीजा ये होगा कि हम उस डेटा को अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे।
यानी जैसे देखिए आपकी अम्मी को भूल जाता है कि सर्दियों के कपड़े कहाँ रखे थे, ठीक है। बिलफर्ज मिसाल दे रहा हूँ, गर्मियां आने पर सर्दियों के कपड़े मिल रहे हैं, और सर्दियां आने तक गर्मियों के कपड़े निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके घर में मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं है। मैनेजमेंट अच्छी होती तो क्या होता, सर्दियों के कपड़े अलग होते चाहे कार्टन में पैक करके रख दिए जाते, और गर्मियों के अलग होते और जरूरत पड़ने पर वो मिल जाते। घर में तो काम चल जाता है, कोई नहीं, अब्बू अम्मी को थोड़ा सा कैश उनके बात खत्म कर देते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता, बड़ा मसला बन जाता, बड़ा मसला बन जाता। अच्छा बच्चों, तो हमें एक पूरे सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है ताकि डेटा प्रॉपरली कलेक्ट किया जा सके। उस डेटे को हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, प्रॉपर एनालाइज करना पड़ता है। एनालाइज का मतलब उर्दू में आप कह सकते हो उसका तजिजिया करते हैं हम, देखते हैं उसकी डिफरेंट वैल्यूज को, डिफरेंट रीडिंग्स को, और उससे हम कोई नतीजा हासिल करते हैं। और नतीजे के तौर पे हम उस डेटे को इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं। अगर हमने क्लासीफाई सही किया है, जरूरत पड़ने पर फौरन हमारे जहन में आएगा कि ये चीज हमें इस काम आ सकती है, तो हम उससे कोई नई चीज बना सकते हैं। अब ये सारी बातें जो आपने सुनी है उसको मैं ले आता हूँ एक एग्जाम्पल। ये बच्चों मैंने एक तस्वीर लगा दी आपके सामने। ये तस्वीर है एक बुटीक की, ये तस्वीर है एक बुटीक की। फर्ज करें हमने कैफ क्वालिफाई कर लिया, आर्टिकलशिप भी कर ली, लेकिन हमारे जहन में आया चलो यार एक प्राइवेट बिजनेस करते हैं, आजकल फैशन का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो हमने खोल दिया एक बुटीक। अब सवाल ये, बुटीक तो खोल दिया, अब इसको भी चलाएंगे किसकी बुनियाद पे, डेटे की बुनियाद। हमें ये कैसे पता चलेगा कि आजकल रिवाज क्या चल रहा है, क्या हाल है। हमें कुछ चीजें पूछने से पता चलेंगी और कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमारा सारा रश लेडीज शेल्फ पे चला गया तो उसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस हमने किया है यहां पर लेडीज कपड़ों की जरूरत ज्यादा है। और अगर बच्चों की तरफ चला गया क्या हाल है, तो इसका मतलब ये है कि हमें किड्स गारमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। और फिर बच्चों इसमें कलर चॉइस भी तो होती है, क्या हाल है। और फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि एक कपड़ा जो बिका था क्या वो एक ही दफा बिका, अगर एक से ज्यादा दफा बिका तो इसका मतलब क्या लूं मैं, क्या मतलब लेंगे इसका, ये इसका रिपीटेड कस्टमर है, इसमें रेप्लिका रिपीटेड कस्टमर ज्यादा है, तो मुझे अपनी इन्वेंट्री में क्या करना चाहिए, उनको इजाफा करना चाहिए उन चीजों का। क्या हाल है बच्चों, तो हमने ट्रेंड, कलर्स, टाइप, ठीक है, कंज्यूमर का बिहेवियर, और उसके अलावा अपनी इन्वेंट्री सब कहां से अरेंज की, डेटे की मदद से। ठीक है जी। अब हम केस अपना ले रहे हैं और हेडिंग किताब के ले रहे हैं, केस अपना ले रहे हैं और हेडिंग किताब के ले रहे हैं। मिसाल के तौर हम क्या देखेंगे इसके अंदर, पहली चीज हम देखेंगे बच्चों, डेटा रा फैक्ट हैं जो रोजाना आएंगे। और कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे बच्चों, हमारे पास कुछ माल बिकेगा उसकी सेल स्लिप आएंगी, हम अपने कस्टमर्स की क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। क्या हाल है बच्चों, और बेचेंगे साइज, और उसके क्या होंगे बच्चों, फीडबैक फॉर्म लेंगे, जिससे हम उनका क्या करेंगे, ओपिनियन पूल करेंगे, उनकी राय लेंगे। इसका मतलब है डेटा रोज आएगा हमारे पास, हमारी इनवॉइसेस, इनवॉइस ही कहेंगे ना रिसीट को। और क्या आएगा, कस्टमर कितने आए, और बच्चों क्या हो गया, उसका साइज क्या था, क्या खरीदा उन्होंने, और उनका फीडबैक। देन यू सी फॉर्म ऑफ डेटा, हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा आएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास प्रोडक्ट की फुटेज आएगी, ठीक है जी, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आएगी, ग्राहकों के कमेंट्स आएंगे, डिफरेंट तस्वीर वगैरह देखेंगे, उससे हमें अंदाजा होगा यार ज्यादा लोग किस तरफ हैं। तो देखिए पिक्चर से अंदाजा हो जाएगा स्क्रीन पे बैठे बैठे कि कस्टमर ज्यादा किस साइड जा रहे हैं।
अच्छा बच्चों, इनपुट फॉर एनालिसिस, ये सारे डेटा से हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे हम एनालिसिस करेंगे, सेल के अदादो शुमार लेंगे, उससे हम आहस करेंगे, मालूम करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है। जो ज्यादा बिकती है बच्चों, उनकी इन्वेंट्री क्या करेंगे हम? उनकी इन्वेंट्री हम ज्यादा बढ़ा देंगे। देन यू सी क्या होगा बच्चों? वाइटल सोर्सेस, हमें कुछ वाइटल सोर्सेस पर बेस करते हुए, डेटा पर मुनस्सिर होते हुए ये देखना होगा कि दोबारा कौन से कपड़े मंगवाने चाहिए और कौन से कपड़े ऐसे हैं जो हमारी इन्वेंट्री में बोझ बने हुए। पैसा तो लगा हुआ है, लेकिन हमारा कैपिटल सारा उसने लॉक किया हुआ। और कौन से ऐसे हैं जो बार बार सेल हो रहे हैं। इसी से हमें इस आज के ट्रेंड का पता चलेगा कि इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है बच्चों, ये टर्म सारी किताब की है। डेटा, फॉर्म्स ऑफ डेटा, और देन यू सी वाइटल रिसोर्सेस, ये टर्म्स उसकी हैं। मैं इसको यूज एक केस पे कर रहा हूं ताकि ये टर्म मुझे अच्छी तरह आप लोगों के जेहन में बैठ जाए। अब यू सी डिसीजन मेकिंग, हम इसकी बुनियाद पे कौन सी शर्ट्स ज्यादा बिकी हैं उसी का ऑर्डर करेंगे। फैसला इसी से किया हमने अपना। और जो भी बंदा इस डेटे पे बेस करेगा वो बिजनेस को सक्सेसफुल बना लेगा। यानी डेटा हमारे बिजनेस की इन डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनेगा और हमारे कारोबार को कामयाब बनाएगा। देन यू सी, इससे हम कंज्यूमर का बिहेवियर देखेंगे कि ज्यादातर कस्टमर जो हैं वो गर्मियों में क्या पसंद करते हैं बच्चों? समर स्टॉक, विंटर स्टॉक। बिहेवियर का फर्क समझ आएगा। देखिए, मैं सर्दियों की ही बात करूं तो मेरे जैसे लोग ज्यादा कोट खरीदेंगे कि यार क्लास पुरानी होती है, कोट क्लास में भी चल जाता है, गाड़ी में भी पहन लेते हैं। लेकिन जो बाइक यूजर है वो क्या लेते हैं बेटा? वो जैकेट्स लेते हैं, क्योंकि जैकेट्स बाइक में भी यूज हो जाती हैं और यहाँ भी। तो हम इससे क्या करेंगे? कंज्यूमर बिहेवियर समझेंगे और इससे हम इसको क्या करेंगे बच्चों? जो भी रुझानात हैं उसके ऊपर हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। डिस्काउंट प्लान, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कि कितने की चीज बिकनी चाहिए, मेरे पास जो कंज्यूमर आ रहा है उसकी इकोनॉमिक पावर क्या है, उसकी पॉकेट में कितने पैसे। क्या हाल है बच्चों? दिस इज ऑल टर्मिनोलॉजी स्नैच फ्रॉम द बुक। केस मैंने खुद बना लिया। अच्छा बच्चों, क्लासिफिकेशन, कुछ डाटा हमें स्ट्रक्चर्ड मिलेगा। कैसे? जैसे हमारी सेल रिसिप्ट्स है। और कुछ हमें क्या मिलेगा बच्चों? अनस्ट्रक्चर्ड। वो क्या होंगे? कस्टमर के कमेंट्स। क्योंकि कोई कमेंट्स में इंग्लिश बोलेगा, कोई उर्दू बोलेगा, कोई लंबा सेंटेंस बोलेगा, कोई चंद वर्ड्स बोलेगा, तो ये ऑर्गेनाइज तो ना हुआ। लेकिन हमारी रिसीट का तो सीरियल नंबर होगा, बकायदा डेट होगी, बकायदा अमाउंट होगी और उसकी एक्सेल शीट भी होगी। क्या हाल है? ये हमारी डेटाबेस के अंदर उसकी एक्सेल शीट जनरेट हो सकती है। लिहाजा ये जो होगा, ये क्या होगा? ये डाटा तरतीब शुदा है और ये डाटा गैर तरतीबी है, इसकी कोई तरतीब नहीं। गैर तरतीबी को आप अनस्ट्रक्चर्ड कहोगे और तरतीब वाले को स्ट्रक्चर्ड कहोगे। अब देखिए, बाय सोर्स भी डाटा डिस्टिंग्विश हो सकता है। वो कैसे? देखिए, जो हमारी सेल का डाटा है वो कौन सा हमारा डाटा है? इंटरनल। क्या हम शेयर करेंगे किसी के साथ? अगर सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और बच्चों, मुकाबिल कंपनी की प्राइस लिस्ट, मैंने सेल नहीं लिखा, क्यों? उसकी सेल, मेरी सेल उसे नहीं पता तो उसकी सेल मुझे कैसे पता चलेगी? क्या पता लग सकता है बच्चों? बैरूनी मुकाबिल कंपनी की प्राइस लिस्ट मुझे मिल सकती है या मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। क्या हाल है बच्चों? और फिर एफिशिएंट यूज, डेटा रखे रखो तो ठीक है, मर्जी है आपकी। कल मैं एक डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट है चुगताई लैब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। कोई प्रोजेक्ट अपने इकट्ठे करना था, डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट, और प्रोडक्ट भी वर्चुअल सर्विसेज का ही था। तो मुलाकात हुई तो वो बोले
कि सर बात ये है कि अगर कोई ये समझे ना कि हम सेल बढ़ाएंगे, हम सेल नहीं बढ़ाते, हम लीड जनरेट करते हैं। हम लीड, और एक लीड जो हम जनरेट करते हैं वो एक डेटा है, वो एक डेटा है। यानी लीड का मतलब है एक इंटरेस्टेड पर्सन का नंबर आ गया, नेम आ गया, और इंटरेस्ट किसी हद तक जाहिर हो गया। आप देखिए ना, एक बच्चा वेबसाइट पे आता है, एक बंदा फर्ज करें सीएफई की वेबसाइट पे आता है, अपना नाम लिखता है, अपना फोन नंबर देता है, अपने सिटी का बताता है, क्या वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है? इंटरेस्टेड है ना, वरना फॉर्म क्यों फिल करेगा बताएं मुझे। क्या ख्याल है कि नहीं? तो अगर उसने फॉर्म फिल किया तो वो इंटरेस्टेड था। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इंटरेस्टेड था। लेकिन बच्चों, अगर हमने उसे पहले 6 घंटे में टच कर लिया तो वो मेच्योर हो जाए, और अगर हमने उसे 72 घंटे गुजार दिए तो आपने डेटे का क्या नहीं किया, आपने एफिशिएंट यूज नहीं किया था। तो लीड तो मिलेगी, नंबर भी मिलेगा, डेटा भी आएगा, लेकिन मार कहां से खा सकते हैं? यूज से। इससे डेटे का आना अपनी जगह है, लेकिन उसका एफिशिएंट यूज एक जरूरी चीज है। अगर आप नहीं करते तो यू विल किल योर इंक्वायरी, आप अपनी इंक्वायरी किल कर देंगे। एंड देन यू सी कि यहां तक आगे मैंने आपको एक जो टर्मिनोलॉजीज थी ना सारी, स्टार्टिंग टर्मिनोलॉजीज, उसको मैंने एक केस में रख के समझाने की कोशिश किया। अगर आप इसको समझे तो इट्स नॉट 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 मैटर, आप इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, आई होप सो। मैंने हर चीज की इंग्लिश मीनिंग भी आपको बताएंगे, ठीक है? उर्दू में मैंने इसलिए रखा कि जरा अस्टॉनिश होता है। अच्छा, ये उर्दू ये नहीं होता इंग्लिश नहीं आती बच्चे को। कभी आप उर्दू में कोई चीज लिख के पढ़ाएं, वो जो अस्टॉनिशिंग स्टेज आती ना, सरप्राइजिंग, उसके अंदर सीख जाता, उसके अंदर बात को सीख जाता। अच्छा बच्चों, अब मैं चल रहा हूँ टाइप्स ऑफ डेटा की तरफ, जो किताब की गिवन डेटा। किताब को भी जरा फॉलो करते हैं। पिछली सारी टर्मिनोलॉजी किताब की थी, मैंने उनको जरा एक केस से रिलेट कर दी। डेटा की टाइप में दो चीजें लिखी हैं, एक है क्वालिटेटिव डाटा और एक है क्वांटिटेटिव डाटा। देखिए, क्वालिटेटिव डाटा वो है जो न्यूमेरिकल से कंसर्न नहीं है, यानी उसके ऊपर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पे क्वालिटेटिवली मैं ये कहता हूं कि आतिफ का जो छोटा भाई है वो बड़ा नमाजी और परहेजगार है, वो दिन में 5 नमाजें पढ़ता है, हालांकि यहाँ 5 भी यूज किया मैंने। लेकिन आप इसके स्वाब को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंडीशन क्या है? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ये है कि यार आपके पिछले पेपर और ये पेपर अगर मिला लिए जाएं तो आपका बीएस में एवरेज जीपीए क्या बनता है? ये क्वांटिटेटिव है। यानी पिछले नंबर और ये नंबर दोनों मिला लिए जाए तो जीपीए क्या बनता है? ठीक है। तो अब देखिए, क्वालिटेटिव है नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। कौन सी बेटा? नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आपका जो डिस्क्राइब कर रहा है वो क्वालिटीज या कैटेगरीज या करेक्टरिस्टिक्स कर रहा है। जैसे नेक लड़का नमाज पढ़ता, ठीक है जी। अच्छा, कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है। कैटेगरीज क्या हो सकती है? प्रोडक्ट की कैटेगरी हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, मॉडरेट क्वालिटी। लेकिन हम इसे फिर भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है जी। अच्छा, तो ये होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स आर कैटेगरीज रादर देन मयरिंग, कि जी सुजुकी वाले कौन कौन सी गाड़ी ऑफर करते हैं जी। एक फैमिली कार ऑफर करते हैं, एक वैन ऑफर करते हैं, एक एसयूवी ऑफर करते हैं। ये सब बात मालूम है, ये क्वालिटेटिव बातें, ये मेजरमेंट नहीं। राइट जी। अच्छा, अब आ जाए बात, अगर आप करते हो क्वांटिटेटिव की, तो क्वांटिटेटिव क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है जिसको तुम मेजर कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। जैसे मैंने जीपीए की बात की कि जी आपका जीपीए पिछले सेमेस्टर में क्या था, इसमें क्या था, दोनों को मिलाओ, एवरेज निकालो, तुम्हारा जीपीए क्या बनता है। दिस कैन बी कैलकुलेटेड, दिस कैन बी कंपेयर, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। राइट बच्चों?
और खैर हमारे यहाँ तो क्वांटिटेटिव की मिसाल मैं आपको यूं दे सकता हूँ, जैसे वो हमारे एक वो है ना, तो मैं जब यूएमटी में पढ़ता था एमएस के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, तो मजेदारी की बात क्या होती थी बच्चों, कि मेरा जीपीए 4 नहीं आता था यार। तो मैं हैरान हो गया यार, कभी 4 नहीं लगा, ये क्या बात है। अच्छा, एक आध में आ भी जाता था, बाकी में 3.3 आ जाना। तो पहला सेशन मेरा गुजरा 3.5 पे, अगला 3.3 पे आ गया मेरा जीपी। 3 ही सेमेस्टर होते हैं। चौथे सेमेस्टर में बच्चों आ गया 4 पे। तो मुझे यूनिवर्सिटी वालों से मैंने पूछा इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा जी इसकी वजह ये है कि आपको हमारा सिस्टम समझ आ गया, अब आप पढ़ने अच्छा लगे। लेकिन वजह ये नहीं थी, वो बड़े समझदार लोग थे, क्वांटिटेटिव डाटा की साइंस वो जानते थे। उन्हें ये पता था अगर 4 जीपीए लगाया ना, तो इसका स्कॉलरशिप लग जाएगी और इसकी फीस हो जाएगी आधी। इसलिए उन्होंने पहले सेमेस्टर में भी 4 नहीं दिया, अगले में भी 4, और आखिरी में 4 क्यों दे दिया? हाँ भाई चलो, आपको एनालिसिस स्किल देखते हैं। आखिरी में 4 क्यों दे दिए? अब फायदा कोई नहीं, क्यों फायदा यार, पानी दे दो। फायदा क्यों नहीं? अब ये आखिरी सेमेस्टर है, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बच्चों, यहां तक बात समझ आती है? अच्छा जी, क्लियर जी। अच्छा बच्चों, आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 6 लिखे हैं सेंटेंसेस, 6 डिफरेंट सिनेरियो रखे हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें क्वालिटेटिव कौन कौन सा है और क्वांटिटेटिव कौन कौन सा है। बेशक आप अपनी पेज पे लिख के तो है, ये नहीं लिखना सेंटेंस 1 वाला क्या है, 2 वाला क्या है, 3 वाला क्या है। और ये भी नहीं लाजमी कि आप पूरा लिखें क्वालिटेटिव, क्यूएल क्यूटी लिखे जरा जी बेटी, आप भी कॉपी नहीं नहीं। अच्छा, कॉपी पेंसिल में चले, मोबाइल पे करें, तस्वीर खींच लें, और उसके आगे आप वैसे ही सोचती रहें साथ साथ कि क्या सिचुएशन बनेगी। जी बच्चों। जी जी हैदर बेटा, आप बिल्कुल सही कहा आपने। जो स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा था, बल्कि मैं बता ही गया था, स्ट्रेटेजी वहाँ रिलेटेड थी कि हम प्राइस क्या चार्ज करेंगे, और प्रोडक्ट कितना रखेंगे, और कौन से प्रोडक्ट ऑफर करेंगे आइंदा। अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बेटा सारे इकट्ठे एक ही दफा लिख के भेजोगे तो समझ आ जाएगी, किसी पेज पे लिख के, वर्ड पे पेज पे लिख दें, चले सही है, ऐसे भी सही है। अच्छा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, ऐसा ही है। मैं आपके सामने रख देता हूं, ये लीजिए। देखिए, किसी का लोगो का कलर, जाहिर है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोगों के कलर मैटर करते हैं, कभी गौर कीजिएगा। अच्छा, हमारा आई कैप का जो लोगो है, ग्रीन में, और बीच में गंदुम भी है। हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन ही थी शुरू से, तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फाइनेंशियल इश्यूज जो फेस करने पड़ सकते हैं, और लाइफ स्टॉक के भी हो सकते हैं, और थीम है ना एक। अच्छा, एसीसी का रेड है, रेड इज अ साइन ऑफ थ्रेट, नहीं नहीं, रेड इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। और आपको आम यूनिवर्सिटी का ज्यादा कलर मिलेगा ब्लू, ब्लू इज अ साइन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, कॉन्फिडेंस। अच्छा बच्चों, एनीवे, अब देखिए, ब्लू है, ये क्या है, क्वालिटेटिव। मैंने साथ बता भी दिया कि कलर रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं किसी किसी पर्टिकुलर थीम को, बैकग्राउंड। लेकिन ये तो सीधी बात है, फैक्ट्री की प्रोडक्शन 2500 यूनिट्स है, क्वांटिटेटिव डाटा है, ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है न्यूमेरिकल टर्म में। अच्छा बच्चों, देन यू सी कस्टमर फीडबैक सेज सर्विस वाज एक्सीलेंट, ठीक है जी, क्वालिटेटिव है। देन यू सी
एम्प्लॉयज मंथली सैलरी आज 75,000 है, कल 76 भी हो सकती है, ओवर टाइम भी लग सकता है। वेरिएबल है, वेरिएबल है और क्वांटिटेटिव है। अच्छा बच्चों, टेक्सचर ऑफ न्यू फैब्रिक स्मूथ एंड सॉफ्ट, क्वालिटेटिव है। एंड देन यू से स्टूडेंट स्कोर 82% मार्क्स इन अकाउंटिंग एग्जाम, क्वांटिटेटिव है। इट्स कैन बी एडेड इन द फर्दर जीपीए लाइक। अच्छा बच्चों, अब आ जाए आप, ये समझ आ गया बच्चों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा जी, तो ये जो मैं 6 पॉइंट बनाता हूँ ये इसलिए बनाता हूँ कि देखिए इसमें से ज्यादा आने एमसीक्यूज, और वो किसी भी चीज से आ सकते हैं। अब मैं एमसीक्यूज अगर इस वक्त इस एज में आके ना कैफ लेवल पे आपको मैं 6 एमसीक्यूज कराऊं तो उतना टाइम तो निकलेगा नहीं, क्या हाल है। तो यहां आके 6 एमसीक्यूज कराने की बजाय इट्स बेटर कि मैं आपको 6 सेंटेंसेस दे देता, तैयारी भी हो जाएगी, मसला भी हल हो जाएगा, क्या हाल है बच्चों। अच्छा, अब चलते हैं बच्चों नॉमिनल डाटा एंड कौन सा, ऑर्डिनल डाटा। बच्चों ये दोनों डाटे क्वालिटेटिव की इकसाम है, यानी मैं क्वांटिटेटिव से कहा गया हूं, क्वालिटेटिव की डिटेल में चला गया। क्वांटिटेटिव को मैंने बता दिया क्या है, लेकिन मैंने स्टार्ट किसको कर दिया, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव की 2 टाइप्स बना दी। बेशक आप इसको इस तरह लिख लो कि सर ने हमें यूं पढ़ाया कि डेटा की 2 टाइप बनाई, उसके अंदर एक क्वालिटेटिव था, एक क्वांटिटेटिव था। फिर सर ने क्वालिटेटिव के 2 हिस्से कर दिए, एक नॉमिनल कर दिया और एक उन्होंने ऑर्डिनल कर दिया। अब ये तो क्लियर है कि ये दोनों ही क्वालिटेटिव, लेकिन ऑर्डिनल डेटा की एक खूबी होती है, इसमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपके पास एक फॉर्म लेके आता हूं, फर्ज कीजिए गूगल का, आप जीमेल अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बच्चों, दे दो गूगल। आप क्या बना रहे हैं यार, ये तो बोलते हैं ठंडा, सही करो, गला खराब है पढ़ाऊंगा कैसे। अच्छा, सो बच्चों जीमेल का अकाउंट आप बना रहे हैं, वो पूछता है आपका जेंडर क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप मेल हो या फीमेल हो, या आप फीमेल हो या आप मेल हो, क्या फर्क पड़ता है। फीमेल ने एफ क्लिक करना है, मेल ने एम क्लिक करना है, एम पहले लिख दो या एफ पहले लिख दो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो यहां ऑर्डर फर्क नहीं करता। मैं पाकिस्तान के शहरों का नाम लिखना शुरू करता हूँ, ए से एबटाबाद पहले आएगा, ठीक है, एस से सियालकोट नीचे आएगा और लाहौर इनके दरमियान में आएगा। लेकिन मैं इसको उल्टा भी कर दूं तो आप लाहौर पे क्लिक करोगे, जो आपका शहर, क्या हाल है। इट मीन्स दैट कि ये जस्ट लेबल है, ये जस्ट लेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जेंडर पहले कौन सा लिखते हैं, जिसका जो जेंडर उसने क्लिक कर देना, ठीक है। रिलीजन इस्लाम, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम पहले लिख लो, मुस्लिम बाद में लिख दो, तब भी मुस्लिम ने मुस्लिम क्लिक करना है, नॉन मुस्लिम ने नॉन मुस्लिम क्लिक करना है। तो ये कैटेगराइज थिंग्स के लिए होता है, लेबल लगा होता है, लेकिन इससे कोई बड़ा छोटा तो नहीं होता ना। मेल बड़ा है, फीमेल बड़ी है, फीमेल बड़ी है, मेल बड़ा है, कोई चक्कर नहीं है, ये जेंडर है। लाहौर वाले अच्छे, सियालकोट वाले अच्छे, कोई लॉजिक नहीं इसकी, कोई भी बंदा अच्छा या बुरा हो सकता है, लिहाजा ऑर्डर यहां मैटर नहीं करता। इसलिए यहां नो रैंकिंग और सीक्वेंस, ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉमिनल। नॉमिनल का लफ्ज ही बता रहा है कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां क्या एग्जांपल मैंने दी है, मेल फीमेल वाली, और ग्रुप ब्लड ग्रुप है आपका, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, जो है बस है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। किताब में इस तरह लिखा था कि क्वालिटेटिव डाटा का ये ग्रुप है, ग्रुप इनटू कैटेगराइजेशन, ये रैंक है एंड मेजर्ड विद नंबर, कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर, ये नंबर से मेजर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बड़े छोटे का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और फिर वो कहता है ये लेबल्स हैं, नेम है, लाइक
आई कलर है, अब आई कलर का क्या, किसी की ब्लू, किसी की ब्लैक, किसी की ग्रे, क्या फर्क पड़ता है इससे? ठीक है जी। एंड देन यू से कैटेगरीज आर सेपरेट, नो ओवरलैप, नो लॉजिकल ऑर्डर, इसमें लॉजिकल ऑर्डर की कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और काउंटिंग फ्रीक्वेंसीज के लिए ये यूज होता है। ठीक है, बार चार्ट के लिए यूज हो सकता है, पाई चार्ट के लिए भी यूज हो सकता है। आप कहेंगे सर पाई चार्ट या बार चार्ट कैसे बन सकता है? बड़ी सिंपल एग्जांपल है, वही ले लें मेल फीमेल वाली एग्जांपल। तो मैं कहूंगा सीए की क्लासेस में फीमेल की तादाद 40% है और मेल की तादाद 60%, जो नहीं आ रही है अभी पीआरसी की क्लासेस। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। ठीक है जी। तो क्या इससे बार चार्ट भी बन सकता है? बन सकता है यार, ये देखो ना, ये 40 तक चला जाए और ये 40 तक चला जाए और ये 60 तक चला जाए, बार चार्ट भी बन सकता है, नो प्रॉब्लम जी। तो इट कैन मेक बार चार्ट। तो जब ये बन सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी से बने हैं ना यार। क्या होगी फ्रीक्वेंसी? इधर एक्स लिखा होगा, कैटेगरी मेल फीमेल, यहां मैंने लिख दिया होगा 60, यहाँ लिख दिया होगा 40, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। राइट जी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बन सकती है, पाई चार्ट भी बन सकता है, हिस्टोग्राम भी बन सकता है, वो कोई मसला नहीं है। मसला ये यहाँ ये जो पाई चार्ट हिस्टोग्राम है, इससे ये तो पता लग जाता है कि यार हमें जो अब रूम बनाने हैं ना, उसमें फीमेल की सीटें इतनी होनी चाहिए और मेल की, अगर हम कैटेगोराइजेशन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम कैटेगोराइजेशन करना चाहते हैं तो हम तरतीब दे सकते हैं इसको। क्या हाल? अच्छा बच्चों, अब आगे आगे आप मुझे बताइए, डिवाइडेड डाटा विदाउट, क्या कहूंगा, ऑर्डर, मतलब क्या? कोई ऑर्डर नहीं होगा। आगे क्या बच्चों बोलो? जस्ट लेबल, नॉट वैल्यूज, ये सिर्फ लेबल है, वैल्यूज नहीं है। और क्या बच्चों? यूजफुल काउंटिंग है, फ्रीक्वेंसी बन सकती है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? आई कलर, जेंडर, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। राइट जी, नो मुश्किल, गॉट इट। अच्छा बच्चों, अब आ जाए आगे। तो क्या आ गया बच्चों, ये जरा देखिएगा। अक्सर आपको इस तरह का क्वेश्चन में सवाल मिलेगा, बच्चे जो क्वेश्चन लेके आएंगे रिसर्च में लेगा, यानी व्हाट इज योर जेंडर, ठीक है जी, व्हाट इज योर हेयर कलर। तो ये सब क्या है बच्चों? किसी का फर्ज करो मेरे कलर, मेरे मेरे बालों का कलर क्या है, अगर है तो देख के बताओ। हमारे टीचरों के बाल होते नहीं ना यार, नजर आ रहे हैं कुछ थोड़े बहुत? क्या कलर है बताओ? ब्लैक, तो ब्लैक टिक कर दो। ठीक है, नहीं सॉरी, मैंने ब्राउन कर दिया, ब्लैक टिक कर देते हैं, ब्राउन नहीं है मेरा, क्या फर्क पड़ा? क्या हाल है बच्चों? है जी। अच्छा, तो अब बच्चों ये हो गया क्या जी हमारा, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इस तरह से सवाल अक्सर होते हैं, लेकिन कभी कभी फनी सिचुएशन भी बन जाती है। मेरे पास एक बच्ची क्वेश्चन लेके आई, मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था। उसमें पहला सवाल था हाउ मेनी किड्स यू हैव। आगे उसने स्केल बनाया हुआ था, 2, 3, 4, 6 तक। और अगला सवाल था आर यू मैरिड। ऐसे भी लोग होते हैं। अच्छा बच्चों, ऑर्डिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा क्या होता है जी? एक ऐसा डाटा जो है तो क्वालिटेटिव, लेकिन वहां ऑर्डर मैटर करे, वहां ऑर्डर मैटर करता है। अगर आपने तरतीब गलत कर दी तो मसला बन जाए। कैसे? मैंने पूछा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन का नंबर से ताल्लुक नहीं, क्वांटिटेटिव तो नहीं हो गया, लेकिन फर्ज करो आपने क्वालिफिकेशन में इंटरमीडिएट यहां लिख दिया, उसके आगे पीएचडी लिख दिया, उसके आगे मैट्रिक लिख दिया, उसके आगे आपने बैचलर लिख दिया या कैफ लिख दिया। अब मुझे आप बताओ, आपने मुसीबत में डाल दिया अपने आप को कि नहीं? क्या करना चाहिए था? पहले मैट्रिक जाना चाहिए था, फिर इंटरमीडिएट, फिर बैचलर, और फिर लाना चाहिए था पीएचडी को। तो यहाँ ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑर्डिनल। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, सीधी बात है। तो कहते हैं ऑर्डर मैटर्स, यहाँ ऑर्डर मैटर करता है, यूज टू रैंक आर ऑर्डर आइटम्स, ये मैटर करता है। एंड देन यू सी ऑर्डर एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल डिफरेंस। इक्वल डिफरेंस क्यों नहीं है?
चूंकि इसमें इक्वालिटी का मामला ही नहीं है, इंटरमीडिएट 2 साल का है, बीएस 4 साल का है, कैफ तकरीबन तकरीबन 2 साल का है, तो इसमें डिस्टेंस का कोई मैटर है ही नहीं। क्या हाल है बच्चों के है? मास्टर्स फिर 2 साल का है। तो यहां ऑर्डर है, डिस्टेंस मैटर नहीं करता, कहता है गैप बिटवीन देम इज नॉट मेजरेबल। और अच्छा एग्जांपल भी ये दे रहा है क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएट एजुकेशन लेवल, और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पुअर, फेयर, गुड एंड एक्सीलेंट। क्या हाल है? तो इसमें भी मैं एग्जांपल आपको देता हूं, अक्सर इस तरह आपने सुना होगा। आप जरा आप मुझे बताइए, पहली बात क्या करेंगे इसके अंदर बच्चों? यूज ऑफ, क्या करेंगे? रैंक यूज करेंगे। डू नॉट शो एग्जैक्ट डिफरेंस, ये आपकी किताब के अल्फाज हैं। मैंने कहा साथ साथ जरा किताब पढ़ोगे तो फेमिलियर भी हो जाओगे। और ओनली टेल्स अस वैल्यूज है हायर या लो, नॉट बाय हाउ मच। ये नहीं पता कितना, लेकिन ये पता हायर है या लो। तो सेटिस्फेक्शन रेटिंग है, सेटिस्फेक्शन रेटिंग है या एजुकेशन है, सेटिस्फेक्शन रेटिंग को यहां से देख लो। University of Management has played a key role in promotion of ethical values in students and building the nation। ये सवाल है। अब आपसे पूछा जा रहा है, स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि आप इस ओपिनियन से कितने मुत्तफिक हो? तो जो ये समझता है कि यार हमें तो साथ दरसे कुरान भी देते रहे, बड़ों के एहतराम पे भी बात करते रहे, हर सेमेस्टर में एक आध जीरो कोर्स देते रहे, जिसका जीपीए थोड़ा बहुत लगता है, फीस कोई नहीं, और उसके अंदर हमें ये अपने दो कौमी नजरिया, अपना हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन टू नबी करीम बताते रहे सल्लल्लाहु। तो आप कहेंगे यार मैं तो स्ट्रांगली एग्री हूं कि इन्होंने हमें, स्ट्रांगली एग्री हूं, स्ट्रांगली एग्री हूं कि इन्होंने हमें, वैसे ग्रीन भी है वहां पर, स्ट्रांगली एग्री हूं कि इन्होंने हमें बड़ी अच्छी तालीम दी। लेकिन अगर कोई समझे नहीं यार इन्होंने तो फन फेयर ऑर्गेनाइज करा करा के टीचरों की, स्टूडेंट की डांस करा करा के टांगे थका दी है पकड़ के, और हमें तो नाचने के अलावा आता कुछ नहीं, तो क्या कहेगा? स्ट्रांगली डिसएग्री। ऐसा कल्चर भी है। अच्छा, और अब जी जनरेशन का एक मसला, ये एक ही यूनिवर्सिटी में दो कल्चर, तीन कल्चर अलग अलग। हाँ जी, मेरे स्टूडेंट्स ने एकदम मुझे बुला लिया एक कैफे में कि सर उधर चाय पीएंगे। अब होता है बच्चों के साथ बंदा चला ही जाता है यार। तो वहाँ जामिया अल हदीस से सामने मैंने नमाज पढ़ी, मैं क्या नमाज पढ़ के आता हूँ, मैं नमाज पढ़ के आया, मैं कैफे में चला गया। बच्चों को थे, वो उनका प्रोजेक्ट था, वो मैंने देखना था, मैंने कहा चल यार एक कप चाय पी लेंगे साथ। मैं वहां बैठ गया, वहां एक लड़की ने आकर डांस शुरू कर दिया। मैं स्टूडेंट थी, उसका हाथ जब यूं आया तो मैंने कहा ये क्या हुआ? बच्चे कहते हैं सर यहाँ यही होता है, ये पहले कैथारसिस करते हैं फिर काम करते हैं। अब मेरे से पूछे तो मैं तो स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगा। मैंने बच्चों से कहा, मैं बेटा आइंदा यहाँ ना बुलाना, मेरा कोई स्टूडेंट देख ले पीआरसी का, तो वो तो लग रहा है मैं क्लब में बैठा हूं, यहाँ अल्लाह ना करे मेरी बीवी का वहां से गुजर हो जाए, तो वो कहेंगे यार ये कैसा बंदा है, मेरी जिंदगी उतार। मैं कहा ना भाई, और अल्लाह तो देख ही रहा है ये हो क्या रहा है। तो आई डोंट डिसएग्री। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक रीडिंग है कि आप कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री। तो ऑर्डर यहाँ मैटर करता है, लेकिन ऑर्डर में ये याद रखिएगा, अगर मैं इस सवाल को उलट के भी लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बीच में से कोई डब्बा इधर का उधर कर दिया, जैसे न्यूट्रल वाला डब्बा इधर ले आऊं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑर्डर मैटर करता है। हाँ, वो जो होती है ना आपकी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तरतीब नजूली एंड सऊदी, यहाँ लगती तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये वो बदल भी दोगे तो कोई ऐसा मैटर नहीं करेगा। अच्छा बच्चों, अगेन मैंने 6 ऑप्शन लिखे हैं, आपको मुझे इससे बताना है कि जो है ऑर्डिनल डाटा कौन सा है और नॉमिनल डाटा कौन सा है दोबारा। ठीक बच्चों?
जी, हैदर, अवैस, बोथ। अच्छा, डन कर लिया माशाल्लाह। गुड यार। ये पहले वाला है? नहीं यार, ये पहले वाला है, नए वाला जवाब भेजोगे फिर बात बनेगी, शाबाश। आप देखिएगा इंशाल्लाह, ये ऐसे ही हम इसको करते जाएंगे और आपका पेपर आपको तैयार मिलेगा, देख लीजिए। बस एक ही काम कीजिएगा कि घर जाते ही नोट्स को एक दफ़ा रिवाइज कर लें। जैसे मैंने आपको जो है स्लाइड्स तो भेज दी, अब वो स्लाइड्स भी आपके सामने आ जाएं तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप नोट्स क्लास में लाजमी लिया करें, नोट्स इससे बहुत फर्क पड़ता है। पता है, हम मुसलमान हैं और हमारे नबी को पहली वही जो आई थी ना, हमारे नबी के वसल्लम को जो पहली वही आई थी, वो आई थी कि अल्लमल इंसान बिल कलम। ठीक है, लेकिन हमारे नबी ने कभी कलम पकड़ा कुरान के लिए? नहीं, कलम नहीं पकड़ा। इससे एक बात साबित होती है, नबियों को कलम नहीं पकड़ना पड़ता, उनके दिल में चीजें उतार दी जाती। जैसे जब मूसा गए ना कोहे तूर पे, तो उनके हाथ में टैब्स पकड़ा दी, टैब्स पकड़ा दी। ठीक है ना, वो तुरैत थी, है ना। लेकिन जब वो पहाड़ से उतर के लोगों से मिलने आए तो उन्हें रास्ते में याद। तो नबियों के लिए क्या तरीका है, उनके दिल में उतार दिया जाता है। हमारे नबी ने कभी लिखा नहीं है। जबरील अमीन आते थे, अमीन थे इतने के जो अल्लाह कहता था वो वही दे जाते थे, दिल में उतरती थी और लफ्ज व लफ्ज याद हो। अच्छा बच्चों, लेकिन ये फिर खिताब क्यों दिया गया पहली वही में, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी? ये इसलिए दिया गया कि ये दूसरों के लिए है, हमारे लिए है, कि तुमने अगर पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, कलम से पढ़ना पड़ेगा हमें। नबियों के लिए नहीं था वो हमारे लिए है पर्टिकुलरली। इसलिए कलम ना कभी छोड़ा, कभी ना छोड़ा। इफ यू थिंक के जरा सी भी बात कोई इंसान बता सकता है जो मेरे काम की, राइट इट, वो आपके काम आ जाए। अच्छा बच्चों, चलें जी, हम बात करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं ये कि देखो, जो पहला सेंटेंस है, ए सर्वे आस्क फॉर योर आई कलर। तुम्हारा आई कलर ब्लू है, ब्राउन है, ग्रीन है, ये क्या है, ये नॉमिनल है। रंग के काले ग्रीन होने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और बच्चों, स्कूल रिपोर्ट शो स्टूडेंट रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डर मैटर करता है यार। थर्ड वाले को फर्स्ट कर दूं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये ऑर्डर्ड है, तो ये ऑर्डिनल है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आस्क फॉर योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। मैं बांग्लादेश का रहने वाला हूं, पाकिस्तान का या नेपाल का, इसकी वजह से मैं बड़ा छोटा नहीं हो सकता। हाँ, मेरा इल्म, मेरी काबिलियत उसको बड़ा छोटा कर सकती है, लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हाल है बच्चों, क्यों जी? अच्छा, अब आप देखिए, कस्टमर फीडबैक स्ट्रांगली डिसएग्री। क्या हाल है, लाइक स्ट्रांगली डिसएग्री। तो बच्चों, इसके अंदर डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री मैटर करता है। हम इसी तरतीब बदलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमारे लिए डेटे को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एंड डेटा बेस रिकॉर्ड जिसमें कस्टमर का, सॉरी स्टूडेंट का आईडी लिखा हुआ है, जैसे आपका आईडी है सीएफई का, या आई कैप का आपका वो सीएन नंबर है। अच्छा, तो अगर उस नंबर की मैं बात करूं तो उसके वो क्या है, वो एक लेबल है जस्ट टू आइडेंटिफाई। और कभी आप डेटाबेस में भी देखें, हम उसकी हैसियत वेरिएबल नहीं रखते। डेटाबेस के अंदर भी हम उसे कैरेक्टर के तौर पे रखते हैं, क्योंकि ना तो रोल नंबर बढ़ना है ना कम होना है। एंड देन यू सी जॉब एप्लीकेशन लिस्टेड एजुकेशन लेवल। क्या बच्चों,
हाई स्कूल, कॉलेज, मास्टर, PhD, ये मैटर करता है, क्योंकि इसका ऑर्डर बदलेंगे तो मसला होगा, और ये लेवल ऑफ अचीवमेंट है, इससे हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। राइट जी। अच्छा बच्चों, अब हमने क्वालिटेटिव में क्या क्या देख लिया, नॉमिनल, ऑर्डिनल। अब जरा दोबारा चलें क्वांटिटेटिव की तरफ। अब आप कह सकते हैं कि सर ने पहले डेटे के दो हिस्से किए, एक किया क्वालिटेटिव, एक कर दिया क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में सर ने कर दिया नॉमिनल और ऑर्डिनल, और अब सर ने क्या किया है, शाबाश, कि क्वांटिटेटिव में कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट को डिसकॉन्टिन्यूस भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको डिस्क्रीट ही कहा जाएगा लाजमन। हमारी किताब में डिसकॉन्टिन्यूटी का वर्ड है ही नहीं, इसे हम वो नहीं यूज करेंगे, करते हैं लेकिन करेंगे नहीं। अब कॉन्टिन्यूस डाटा वो होता है मैथमेटिक्स के मुताबिक, मैथमेटिक्स के मुताबिक हर वो वेरिएबल जो पास ऑन होते हुए पॉसिबली पूरी रेंज की हर वैल्यू को टच करके जाए, उसे कॉन्टिन्यूस कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई है, अपना एक भी सेकंड का जो पॉइंट है उसे मिस नहीं करेगी, हम इसे कॉन्टिन्यूस कहते हैं। ठीक है जी, कहीं भी मिस नहीं करेगी। लेकिन हमारे बिजनेस में से ये नहीं कहेंगे, मैथमेटिक्स में कहेंगे कि टाइम, मोटरसाइकिल की स्पीडोमीटर, ये कॉन्टिन्यूस डाटा, क्योंकि कभी ये नहीं हो सकता आप 40 पे पहुंच जाए 20 पे जाए ही ना, ऐसी कोशिश भी आप करेंगे ना, कुछ और नतीजा निकल आए, क्या समझे, ये हो नहीं सकता। लिहाजा क्या करेंगे, आपका वेरिएबल हर एक को टच करता हुआ जाएगा। राइट जी। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। लेकिन हमारी बिजनेस साइंस में कॉन्टिन्यूस वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी तकसीम या डिविडेशन में फ्रैक्शंस निकाले जा सके, यानी वो पॉइंट में भी चला जाए, 2.2, 2.3, 2.4 में भी जाए, तो हम कहेंगे ये कॉन्टिन्यूस है, इसलिए फ्रैक्शन में भी जा रहा है, फ्रैक्शन को भी माफ नहीं कर रहा। तो कहते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा रेफर टू द मेजरमेंट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन द रेंज इंक्लूडिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसमें डेसिमल भी हो और फ्रैक्शन भी हो। मिसाल देता उसकी, क्या एग्जाम्पल इज हाइट, 5 फीट, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 4 इंच, फ्रैक्शन में जा रही है। वेट है बच्चों 2 किलो 500 ग्राम, 2 किलो 400 ग्राम। टेम्परेचर है बच्चों, फ्रैक्शन में टूट सकता है, और टाइम का तो मैंने पहले ही मिसाल आपको दे दिया। इससे ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। राइट जी। ये फ्रैक्शन में जा सकते हैं, फ्रैक्शन का मतलब है पॉइंट्स में आ सकते हैं, 2.2, 2.3, हाँ जी 4.5, तो ये फ्रैक्शन में चलेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस। और बच्चों डिस्क्रीट डाटा वो होता है जो जंप करता है, मैथमेटिकली कहते हैं कोई डाटा जो जंप करे वो डिस्क्रीट है। लेकिन हमारे बिजनेस साइंस में कहते हैं कि जो डाटा फ्रैक्शन में ना टूटे वो डिस्क्रीट है। जो डाटा, मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, लेकिन 40.5 नहीं हो सकते। क्या हाल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पॉट्स या प्लेट्स, नंबर ऑफ प्लेट्स करनी 6 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, लेकिन 6.5 नहीं हो सकती, इसलिए डिस्क्रीट डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा क्या हुआ बच्चों, डिस्टिंक्ट काउंटेबल वैल्यूज दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है। तो बड़ा मजा आता था, हम मीडियन पढ़ाते थे ना स्टैटिस्टिक्स में बच्चों को, तो कभी कभी लिखा होता था मार्क्स 1 2 3 4, उसी बाउंड्री बनती थी, पॉइंट्स में ब्रेक होता था। और कभी जानबूझ के ना एग्जामिनर लिख देता था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे उसको भी फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते थे, जबकि वो फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो डिस्क्रीट डाटा है। तो बच्चों सच एज नंबर ऑफ कैट्स इन शेल्टर, बुक्स इन अ शेल्फ, गोल्स इन अ मैच, ये सब के सब क्या है बच्चों, कैट 20 हो सकती हैं, 20.5 नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ एक नंबर बढ़ेगा, यहाँ एक नंबर कम होगा। राइट बच्चों।
अच्छा, ऐसा ना करना, आप कहना एक बिल्ली बीमार थी, उसके बचने के आधे चांसेस थे, इसलिए मैंने 20.5 कर दी। क्या ख्याल है बच्चों? इस तरह तो फिर घर में दादाजी की वैल्यू भी कम कर दोगे। सॉरी टू से यार, अच्छी एग्जांपल नहीं। तो डिस्क्रीट वाला फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, एग्जैक्ट नंबर में जाएगा। और कॉन्टिन्यूस वाला किसी भी फ्रैक्शन में ब्रेक हो सकता है, क्योंकि उसे सारी वैल्यू से होके गुजरना पड़ता है। अच्छा बच्चों, अब फिर मैंने वही काम किया, आपके सामने 6 स्टेटमेंट रख दिए। आपने इन 6 स्टेटमेंट से क्या करना है बच्चों? मुझे बताना है कि इसमें कॉन्टिन्यूस कौन से हैं और डिस्क्रीट कौन से हैं। क्या हाल है बच्चों? कहता है डेटा सिस्टम रिस्क कैन बी टू टाइप्स, कॉन्टिन्यूस डाटा हो सकता है और डिस्क्रीट हो सकता है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है क्या कॉन्टिन्यूस क्या डिस्क्रीट, वो तो मैं डिफाइन कर रहा है। अब हमें ये करना है कि इस 6 स्टेटमेंट्स को देखना है, इसमें कॉन्टिन्यूस कौन कौन सी है और डिस्क्रीट कौन कौन सी है। हो गया जी? हाँ भाई, हैदर बेटा बताओ। अवैस, गुड यार, बच्चा काम कर रहा है, हैदर भी और अवैस भी, शाबाश। अरे ऐसे बच्चे ऑनलाइन पढ़े ना, तो ऑनलाइन पढ़ने का फायदा है, नुकसान नहीं। यानी ऑनलाइन में ये, आप डेस्क पे बैठ के पढ़ो क्लास, घर में भी एक डेस्क रखो, उस पे बैठ के क्लास पढ़ो, लेट के नहीं कि चाय का कप भी अम्मी ने रखा हुआ, स्लाइस भी रखा हुआ, आप कंबल में लेटे में आगे सर्दियां आने वाली और आप क्लास पढ़ रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं। फायदा क्या है? आप कुर्सी मेज पे बैठो, सुकून से पढ़ो, और जैसे क्लास में क्लास हो रही है। फायदा क्या होगा? यू विल सेव योर फ्यूल, यू विल सेव योर टाइम, और फ्यूचर इसका ये। क्योंकि सी फैब में देखना कोई नहीं आएगा फिजिकली। यार मुझे बताओ, आप 6 बजे आओगे फॉर्म से, या 7 बजे आओगे, और आगे पेपर सर पे होंगे, तो आप कहोगे अच्छा 7 बजे 1 घंटा जाने पे लगाऊं, 1 घंटा आने पे लगाऊं, आप कहेंगे सर मुझे ऑनलाइन ही दे दें, मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा। ठीक है, तो वो फिर वहां पे दो हाइब्रिड नहीं ना होता, वहां पे सिर्फ ऑनलाइन होता है। वहां पे जब हम खाली ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो हमने साथ स्पीकर भी रखा होता है, साथ माइक भी लगाया होता है, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन ऑरली एज वेल। वैसे यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा ऑरली हो जाए, बच्चों का फायदा हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब देखिए, हम ये कहते हैं कि देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, हम पहले ही बता चुके हैं यार, क्लासरूम में बच्चे फिक्स होंगे 8, 10, 12, 50, तो ये क्या हो सकता है? डिस्क्रीट। लेकिन वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, इट्स ऑलवेज इन फ्रैक्शन, 5.5 पाउंड, 5.6 पाउंड। अच्छा बच्चों, नंबर ऑफ मोबाइल ओन्ड बाय फैमिली, क्या हाल है बच्चों? मैंने एक दिन फोन किया स्टॉर्म फाइबर, मैंने कहा मेरा नेट इतना स्लो है, आप लोगों ने क्या किया? उसने कंप्यूटर से देख के बताया, कहता सर आपके घर में 18 डिवाइसेस लगी हुई। 18 कैसे हो गई? पता चला 3 मेरे भतीजे भी साथ रहते हैं, उनके पास भी मेरा ही वाईफाई है, और उन्होंने भी एक एक लैपटॉप और एक एक मोबाइल रखा हुआ। कितनी हो गई? 6। मेरी वाइफ के 2 मोबाइल, एक एक टैब है। कितनी हो गई? 3 हो गई। बेटी का भी यही मामला है, 2 मोबाइल एक लैपटॉप, और बाकी मेरे लगे हुए हैं सारा। तो 12 पूरे हो गए। उन्होंने कहा जी स्पीड कहाँ से आनी है? लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा 12 5, उन्होंने क्या कहा? 12, क्योंकि डेट डिस्क्रीट है। अच्छा, टाइम टेक्स फॉर रनर टू फिनिश मैराथन, क्या हाल है बच्चों? हमेशा टाइम फ्रैक्शन में आता है, इतने मिनट इतने सेकंड। ठीक है, कॉन्टिन्यूस। नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ गोल्स, पाकिस्तान हॉकी टीम ने इंडिया को 4 गोल मार दी, वह मुकाबला 2। मारते नहीं है लेकिन आपको दिल तो खुश करूंगा। अच्छा, तो यूसी क्या हो गया? डिस्क्रीट। हाँ जी, बाबर आजम ने 100 कर दिया इंडिया के खिलाफ, वैसे किया भी मेरा ख्याल कभी नहीं किया। 40 42 तो करता था यार, नहीं 50 करता था, अब तो 50 भी नहीं करता। और अच्छा, वो रुक जाता था तो दूसरा कोई मार देता था, मैच फिर भी जीत जाता था। वो बच्चों को साथ गाइड भी करता था, बुजुर्ग आदमी। अच्छा बच्चों, द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट रिकॉर्डेड बाय डॉक्टर, तो ये भी फॉरेन में होता है, फ्रैक्शन में जाता है। क्या हाल है बच्चों? ये भी कॉन्टिन्यूस है, राइट जी?
तो यहाँ पे आके बच्चों मैंने आपको दोनों सिखा दिए। आपको मैंने क्वालिटेटिव डाटा की भी बात कर दी, क्वांटिटेटिव की भी। अब अगला जो आ रहा है ना आपका स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, ये डिफरेंट चीज है, इसका उसके साथ इतना खास लिंक नहीं। तो हम ये करते हैं, जो 5-10 मिनट मेरे पास है ना, इनको जरा मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ किसी और मसले में। सर कब किताब रहेगी सेम? नहीं बेटा, किताब आप जरूर रखें। देखिए, आई कैप की किताब, आई कैप का पेपर देने के लिए, कोर्स फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन सा कंटेंट कोर्स में आसान रहती है, ठीक है। लेकिन मेरे जो चैप्टर नोट्स हैं फोटोकॉपियर वाले को मैंने भेजे हैं। मेरा हाल है, मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ, इसलिए कि जो ऑनलाइन वाले हैं उनका क्या बनेगा। तो मैं अपने नोट्स भी भेज देता हूँ, और स्लाइड तो मैं पहले ही भेज दूँ। ठीक है, आप भी रजिस्टर करा लीजिएगा, फीमेल का ग्रुप अलग है, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो गुड यार है, थैंक यू। अच्छा, एमए की क्लास कितने बजे होनी है बेटा? 1 बजे। 1 बजे होनी है, अच्छा। तो हम वाइंड अप कर दें, क्या टाइम क्या हुआ हमारे पास? 12:50। वैसे मुझे उन्होंने बताया था कि 11:30 से 1 बजे तक पढ़ा सकता हूँ। चले, कोई बात नहीं। अच्छा, तो बहरहाल कल हम यहाँ से फिर स्टार्ट कर देंगे। मैं चाह रहा था मैं आपको केस स्टडी सॉल्व करना सिखाऊं थोड़ा सा। तो कल इंशाल्लाह बात करेंगे कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं। केस स्टडी 3 तरह या 4 तरह के होते हैं हमारे कोर्स में। एक केस स्टडी वो होते हैं कि मैं केस स्टडी को काउंट करता हूँ जैसे एक पेशेंट आपके पास आ गया है। एक्चुअली ये पेशेंट होता है जिसकी कोई प्रॉब्लम होती है, और हमने उसका क्या करना होता है, इलाज करना होता है। तो केस स्टडी इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, बास पेशेंट आएंगे, वो आपको आगे बताएंगे, यानी इसमें 3 स्टेटस मिलेंगे। बास पेशेंट आपको बताएंगे कि जनाब मुझे ना बुखार है और मुझे खांसी भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है आपके एनालिसिस का कुछ हिस्सा केस में लिखा हुआ है। आपके एनालिसिस का, यानी जो आपने फाइंड आउट करना था, वो पेशेंट ने कुछ हद तक पहले ही बता दिया, और मुझे कमजोरी भी फील हो रही। लेकिन बाज पेशेंट ऐसे होंगे जो आके आपको बताएंगे कि मुझे बुखार भी है, मुझे कमजोरी भी फील हो रही है, लेकिन मैं विटामिन की गोली भी खा के आया हूँ और पैनाडोल भी मैंने ले ली। यानी वो आपको सोल्यूशन भी थोड़ा सा बता दें। तो शुरू में जो केस आएंगे ना, वो ये वाले होंगे। पेशेंट आएगा, प्रॉब्लम बताएगा, और साथ ये भी बताएगा ये इसमें से मैं निकालना चाहता हूँ। और इन पहले चैप्टर्स में से इस तरह के केसेस मिलेंगे। लेकिन जब हम आगे जाते जाएंगे, तो एक ऐसा भी पेशेंट आएगा जो आगे लेट जाएगा, बेहोश हो जाएगा, बताएगा ही कुछ नहीं। आपको खुद ही एनालाइज करना है कि ये बच सकता है कि नहीं बच सकता। इस तरह के केस भी होते हैं, सिनेरियो लिखा हुआ है, वो कहता है भाई प्रॉब्लम भी तू नहीं निकालनी। लेकिन आई कैप इससे जरा अवॉइड करता है। वो नीचे रिक्वायरमेंट पता है क्यों लिख देता है? एक केस में से मैं और रिक्वायरमेंट लिखूंगा, आप और लिखेंगे, ये और लिखेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो रिक्वायरमेंट कम से कम लिख देता है कि यार ये जो सोच रहा है कहीं अपना ही नई ना सोच बना के बैठ जाए। और बाद बात ऐसा होता है, नई सोच भी ठीक होती, क्योंकि केस में ऐसा नहीं होता नंबर ना दिए जाए। अगर रेलेवेंट बात लिखी तो नंबर देने ही पड़ते हैं। हाँ, ये है 3 है तो 2 दे देगा, 1 दे सकता है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक बात कर ली, तो इंशाल्लाह कल आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल अंडरस्टूड, चलो ओके यार, थैंक यू।